हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जैसा कि सी-टेट जनवरी 2024 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों आज यह क्लास 14वां है। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखी है तो चैनल पर जा करके देख लीजिए। चलिए दोस्तों अपने क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। विद्यार्थियों को डॉट डॉट बनने के लिए सुसाधित करना चाहिए। स्वतंत्र विचारक, आश्रित अधिगमकर्ता, निष्क्रिय अनुकरण, उच्च श्रेणी के प्रतिद्वंदी। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि विद्यार्थियों को क्या बनने के लिए सुसाधित करना चाहिए। यहाँ पर दे रखा है स्वतंत्र विचारक, आश्रित अधिगमकर्ता। दोस्तों आश्रित अधिगमकर्ता नहीं कि किसी पर डिपेंड होकर हम पढ़ने अध्ययन करेंगे, ठीक है, नहीं करना है। पैसिव इमिटेटर, निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय अनुकरणकर्ता बनाने चाहिए। हाई कंपटीटर, दोस्तों यहाँ पर प्रतिद्वंदी नहीं बनानी है बच्चों को क्या करना चाहिए? इंडिपेंडेंट थिंकर, स्वतंत्र विचारक के रूप में सुसाधित करना चाहिए। स्वतंत्र विचारक बनने के लिए प्रेरित करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अभिकथन है, शुरुआती उम्र से ही हमारा मस्तिष्क वातावरण सांस्कृतिक परिवेशों में जुड़ी विषय वस्तु को सीखने में सक्षम होता है। तर्क दे रखा है, प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों को अमूर्त विषय वस्तु और पुस्तकीय अधिगम पर बल देना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर जो अभिकथन है हमारा वह दे रखा है कि शुरुआती उम्र से ही हमारा मस्तिष्क जो है वह वास्तविक सांसारिक परिवेशों से जुड़ी विषय वस्तु को सीखने में सक्षम होता है। दोस्तों यहाँ पर अभिकथन तो हमारा सही है, क्योंकि जो शुरुआती उम्र में है, शुरुआती उम्र का जो उम्र है, ठीक है, उसमें हमारा मस्तिष्क जो है वह अपने वास्तविक सांसारिक जैसे परिवेश, वास्तविक परिवेश से और उन्हीं के विषय वस्तु से जुड़ने में, सीखने में सक्षम होता है। हाँ, अपने परिवेश से बच्चा सीखने में सक्षम होता है शुरुआती उम्र में। तो यहाँ पर हमारा अभिकथन सही हो जाता है, ठीक है। बात करते हैं तर्क क्या है। प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों को अमूर्त विषय वस्तु और पुस्तकीय अधिगम पर बल देना चाहिए। दोस्तों यह तर्क हमारा बिल्कुल नेगेटिव है, बिल्कुल गलत है। दोस्तों दे रखा है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों को अमूर्त विषय वस्तु, दोस्तों अमूर्त नहीं बल्कि मूर्त रूप से बच्चे को उनके बाह्य जीवन से जोड़ के मूर्त रूप से दिखा करके सिखाना जरूरी होता है। तो यहाँ पर दे रखा है कि अमूर्त रूप से, इसलिए यहाँ पर गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अभिकथन हमारा सही है लेकिन तर्क हमारा गलत है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कौन इस चीज़ को कवर कर रहा है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, गलत हो जाएगा। दोस्तों ए सही है लेकिन आर गलत है। दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन गलत सही हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर बिल्कुल गलत है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस को। अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब विषय वस्तु अत्यधिक जटिल हो। दोस्तों विषय वस्तु जटिल होगा तो अधिगम प्रभावशाली नहीं होगा। अध्यापक का शिक्षा शास्त्र व्यवहारात्मक हो। अधिगम लक्ष्य परीक्षा केंद्रित हो। दोस्तों परीक्षा केंद्रित नहीं होना चाहिए। अधिगम का स्वभाव प्रयोगात्मक हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो बी ऑप्शन है, अध्यापक का शिक्षा शास्त्र व्यवहारात्मक हो, यहाँ पर अध्यापक के शिक्षा शास्त्र से लेन देन नहीं होता है। यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन जो होगा वह हो जाएगा डी ऑप्शन, अधिगम का स्वभाव प्रयोगात्मक होना चाहिए। जब हम अधिगम का स्वभाव, लर्नर को लर्निंग जो कराएंगे वह प्रयोगात्मक रूप से कराएंगे, उन्हें एक्सपेरिमेंट करके, उन्हें प्रयोग करके सिखाएंगे, तो बच्चे कहीं ना कहीं अपनी वास्तविक जीवन से रिलेट करके सीखने पर यहाँ पर बल दिया जाएगा। तो यहाँ पर करके सीखने से बच्चों की सीखने की प्रक्रिया तीव्र हो जाएगी। दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है, रीना एक दी गई समस्या के समाधान के लिए उस समस्या से मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत कर रही है। वह निम्न में से किस समस्या समाधान युक्ति का इस्तेमाल कर रही है। दोस्तों यहाँ पर पूछ रखा है कि एक रीना जो टीचर है वह क्या कर रही है, समस्या समाधान हेतु उस समस्या से मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत कर रही है। जैसे कि कोई समस्या का समाधान इस तरह से है, जैसे कि उन्होंने मान लीजिए उसी के समान, जैसे कि ये जोड़ कोई दिया,
ठीक है, एक कोई जोड़ दे रखी है तो इसी के समान एक जोड़ वो करने के लिए बता रही है कि इसको बता रही है, ठीक है, उसी के अनुरूप। तो यहाँ पर वह क्या कर रही है, इसमें क्वेश्चन पूछा है। तो निगमन परीक्षण, दोस्तों निगमन परीक्षण यहाँ पर रीना नहीं कर रही है। एनालॉजिकल थिंकिंग, अनुरूपक सोच, दोस्तों जी हाँ, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रीना वहाँ पर अनुरूपक सोच का यूज़ कर रही है, जैसे कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए उसके उदाहरण के समरूप समस्या का समाधान करने के लिए युक्ति का इस्तेमाल कर रही है। यहाँ पर जोड़, इस चीज़ का जोड़ उसने पूछा है, योग पूछा है, लेकिन उसके उदाहरण पर दूसरे चीज़ का योग उसने बता रखा है उसी माध्यम से, तो यहाँ पर वह अनुरूपक सोच का यूज़ कर रही है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस को। एक अध्यापिका को विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। अभिकथन है कि एक अध्यापिका को विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। दोस्तों ध्यान दिया जाना चाहिए, ठीक है, उनकी त्रुटियाँ, उनकी गलतियाँ, उनकी जो भ्रम होते हैं, बच्चे की सभी प्रकार की गलतियों, भ्रम को, त्रुटियों को ध्यान में रखना चाहिए टीचर को, और उन्हीं त्रुटियों के हिसाब से उनकी जो समझ है, उनकी समझ को विकसित करना चाहिए। तो यहाँ पर दे रखा है कि दी गई त्रुटियों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा दोस्तों, उनकी त्रुटियों को ध्यान दिया जाना चाहिए। तर्क दे रखा है त्रुटियों का अधिगम प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पर तर्क भी हमारा गलत हो जाएगा। बच्चों की जो त्रुटियाँ, जो भ्रम, जो गलतियाँ होती हैं, वह अधिगम की प्रक्रिया में बहुत ही सहायक होती हैं। उनकी जो त्रुटियां होती हैं, जो गलतियां होती हैं, उससे ही बच्चा अपनी समझ को विकसित कर पाता है, उनकी वह भोली सोच होती है, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है कि त्रुटियां कोई महत्व नहीं होता है दोस्तों, त्रुटियों का अधिगम की प्रक्रिया में बहुत महत्व होता है। उनकी त्रुटियों को हमें ध्यान में रखना चाहिए और उनकी त्रुटियों को ध्यान में रखकर उन्हें उस समझ दिलाना चाहिए जो सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर जो त्रुटियाँ बच्चों की होती है उनका सम्मान करना है, उनकी उस त्रुटियों को ध्यान रखना है, उनकी त्रुटियों को हमें ध्यान रख के उनकर समझ को विकसित करना चाहिए। तो यहाँ पर अभिकथन हमारे और तर्क दोनों ही गलत हैं। चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसको कनेक्ट कर रहा है। ए और आर दोनों सही हैं दोस्तों, सही नहीं है बल्कि दोनों गलत हैं। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है, कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पर दोनों ही गलत हैं। ये सही है लेकिन आर गलत है दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं दोस्तों, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चंस को। विद्यालयों को, ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है विद्यालयों को विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति को अनदेखा करना चाहिए और पहले से सीखे ज्ञान को पुनरुत्पादित करने पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि विद्यालयों को क्या करना चाहिए कि विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति को अनदेखा करना चाहिए, जबकि किसी भी विद्यालय को, किसी भी टीचर को उनकी बच्चों की भावनात्मक स्थिति को देखना चाहिए कि उसकी मनोदशा क्या है, उसकी समझने की क्षमता क्या है, उसे सब कुछ ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन ऑप्शन में बता रखा है कि अनदेखा करना चाहिए, इसलिए हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ को अनदेखा करना चाहिए और पहले से सीखे ज्ञान को पुनरुत्पादित करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि विद्यालयों को सामाजिक संदर्भ को अनदेखा करना चाहिए, विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ को अनदेखा करना चाहिए। तो विद्यार्थियों के जो सामाजिक संदर्भ है, यानी कि उसकी जो परिस्थिति है, उसका जो समाज है, उसका जो परिवेश है, वह जिस कल्चर से आता है, उन संदर्भ को वहाँ पर अनदेखा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे सम्मान देना है, उन्हें समझना है, उन्हें ध्यान देना है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ के प्रति विचारशील होना चाहिए और नए ज्ञान के निर्माण को अनदेखा करना चाहिए। दोस्तों यहाँ तक तो सही है कि उसके सामाजिक संदर्भ के प्रति विचारशील होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है कि नए ज्ञान के निर्माण को अनदेखा करना चाहिए, इसलिए हमारा सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। दोस्तों अब बात आती है डी ऑप्शन की, क्या यह सही है? विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति के प्रति विचारशील होना चाहिए और नए ज्ञान के निर्माण पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन सबसे बेस्ट उदाहरण है विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए से। तो विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थितियों के प्रति विचारशील होना चाहिए, जैसे कि विद्यार्थियों की मनोदशा क्या है, उसकी भावनात्मक स्थिति क्या है, कौन सा वो बच्चा चिड़चिड़ा है,
कौन संवेदनशील है, इनकी इस स्थितियों को विचारशील करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए और साथ ही साथ नए ज्ञान के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बात आती है अगले क्वेश्चंस की। दे रखा है अधिगम असहायता से जूझते विद्यार्थी योग्यता का ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं जिसमें मेहनत करके योग्यता में बढ़ावा नहीं किया जा सकता। योग्यता के प्रति ऐसा दृष्टिकोण क्या कहलाता है? एकल सत्व दृष्टिकोण, वार्धिक दृष्टिकोण, प्रवृत्ता उन्मुखी दृष्टिकोण, अधिगम आशावादी दृष्टिकोण। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि अधिगम असहायता से जूझते विद्यार्थी जो कि अधिगम अक्षम है, जैसे कि कुछ पढ़ने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, किसी प्रकार का डिसऑर्डर है बच्चे में, तो ऐसे विद्यार्थी योग्यता का ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं जिसमें मेहनत करके योग्यता में बढ़ावा नहीं किया जा सकता है। वो बच्चे जो अधिगम असहाय हैं, जो अधिगम से पीड़ित हैं, जो सीखने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, वैसे बच्चे सोचते हैं कि जो मेहनत करके योग्यता में बढ़ावा नहीं किया जा सकता है, वो बच्चे सोचते हैं कि अगर हम मेहनत भी करें ना तो योग्य नहीं हो पाएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे, लर्न नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार के दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? एकल सत्व दृष्टिकोण, वार्थिक दृष्टिकोण, प्रवृत्ता उन्मुखी दृष्टिकोण, अधिगम आशावादी दृष्टिकोण। तो दोस्तों यहाँ पर अधिगम आशावादी हो नहीं सकता क्योंकि बच्चा अपने आप को हीन समझ रहा है, कहीं ना कहीं सोच रहा है कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं। प्रवृत्ता उन्मुखी ये भी गलत हो जाएगा। प्रवृत्ता उन्मुखी में बच्चे आगे कुछ करने की सोचते हैं। वार्धिक दृष्टिकोण ये भी कुछ न कुछ सोचते हैं कि हम कुछ कर सकेंगे। यहाँ पर सही हो जाएगा ए ऑप्शन, इंट्यूटिव व्यू, एकल सत्व दृष्टिकोण। वह सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम अगर मेहनत करेंगे तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अधिगम के लिए एक सहायक वातावरण पैदा करने हेतु महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों की रुचियों को अनदेखा करना। दोस्तों अनदेखा नहीं करना है बल्कि उनकी रुचियों को ध्यान में रखना है। विभिन्न हिस्सेदारों जैसे कि माता पिता, अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच संप्रेषण पोषित करना। बहुत सख्त कठोर सत्तावादी अध्यापकों को नियुक्त करें। दोस्तों जो बहुत कट्टर टाइप के अध्यापक हैं उन्हें नियुक्ति नहीं देना चाहिए। पढ़ाने के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम लागू करें। दोस्तों मानकीकृत पाठ्यक्रम नहीं बल्कि फ्लेक्सिबल पाठ्यक्रम, लचीलेपन पाठ्यक्रम को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि अधिगम के लिए सहायक वातावरण पैदा करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विभिन्न हिस्सेदारों जैसे कि माता पिता, अध्यापकों, विद्यार्थियों के बीच संप्रेषण विकसित करना। दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों के प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में सहयोग नहीं करता है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, अधिगम की सार्वभौमिक भूमि रेखा, मानकीकृत पाठ्यक्रम, अध्यापन संरचनावादी उपागम। दोस्तों पूछा है कि विद्यार्थियों में प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में कौन सा सहयोग नहीं देगा? तो यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र यह तो अर्थपूर्ण अधिगम में सहायता देता है। अधिगम की सार्वभौमिक रूपरेखा ये भी देता है। स्टैंडर्डाइज्ड पाठ्यक्रम ये हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए गलत पूछा है कि क्या नहीं करता है, क्या नहीं सहायता करता है, तो यहाँ पर स्टैंडर्डाइज्ड पाठ्यक्रम हो जाएगा। दोस्तों जो स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत पाठ्यक्रम है वो विद्यार्थियों के प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में सहायता प्रदान नहीं करता। चलिए दोस्तों आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।